हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र। ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र वे सभी क्षेत्र हैं जो कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। तो काफ़ी सारे सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं इस पे, तो सभी को मिला करके, जैसे कि स्मिथ, नेल्सन, देसाई, स्मिथ, चिताम्बर, चार्ल्स होफर, जिमरमैन आदि के विचारों को मिला कर एक चार्ट तैयार किया गया है। वो चार्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि समराइज्ड है ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्रों को यह बताता है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, पहला जो है वो है ग्रामीण सामाजिक संगठन, दूसरा है ग्रामीण सामाजिक संरचना, तीसरा है ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं, चौथा है ग्रामीण सामाजिक समूह, पांचवा है ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं, अगला है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, फिर ग्रामीण सामाजिक समस्याएं, इसके बाद ग्रामीण नगरीय संबंध, फिर ग्रामीण सामाजिक जनसंख्या और फिर अंत में है ग्रामीण पुनर्निर्माण। ये सभी जो अभी जो भी टॉपिक्स मैंने बोले, ये सभी ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र हैं। जब भी हम ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो इन सारे क्षेत्रों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो चलिए इन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है ग्रामीण सामाजिक संगठन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ग्रामीण सामाजिक संगठन, जैसे कि उदाहरण स्वरूप जैसे हम लोग जब जिस समाज में रहते हैं, हमारा आज समाज ज़्यादा कैपिटलिस्ट सोसाइटी की ओर इसका झुकाव ज़्यादा है, लेकिन शुरुआती दौर से ऐसा नहीं रहा है। अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो सबसे पहले आदिम समाज हुआ करता था, उसके बाद फिर नगरीय समाज आया, औद्योगिक समाज आया, और इन सभी समाजों में जो हमारा रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्रामीण सामाजिक संगठन है, उसके भिन्न भिन्न रूप देखे गए। जैसे अगर कोई आदिम समाज होगा तो वहाँ परिवार का स्वरूप अलग होगा, नगरीय समाज का अलग होगा, ग्रामीण समाज का अलग होगा, औद्योगिक समाज में परिवार एक अलग तरीके से पाया जा सकता है। तो सामाजिक संगठन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि परिवार हो गया, परिवार के प्रकार हो गए। जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ अधिकतर भारत में संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। गोत्र है, समूह है, उपजाति है, जाति है। तो ये सब क्या है, हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इन सब से मिलकर के हमारा ग्रामीण समाज का निर्माण होता है। तो ये बेसिक चीज़ है जिसको कि हम लोग रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, और यह बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रामीण समाज का मूल तत्व होता है। इसी से हमारा पूरा समाज कैसा है उसका निर्धारण होता है। इसीलिए हम जो भी ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका और उनके तत्वों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। दूसरा जो विषय क्षेत्र होता है ग्रामीण समाजशास्त्र का, वो है ग्रामीण सामाजिक संरचना, अर्थात रूरल सोशल स्ट्रक्चर। उदाहरण स्वरूप जैसे कि हम अगर अपने बॉडी को देखें तो हमारा बॉडी कई ऑर्गन से मिलकर बना है। जैसे सबसे पहले सेल होता है, सेल फिर वो काफ़ी सारे सेल्स मिलते हैं, फिर टिश्यू का निर्माण करता है, टिश्यू से ऑर्गन का, और ऑर्गन से फिर बॉडी का निर्माण होता है। इसी तरह से समाज भी है। समाज का जो स्ट्रक्चर है वो भी कई तत्वों से मिलकर बना है। ये बनावट निर्भर
जो मतलब ग्रामीण सामाजिक संरचना है वो अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इसका मतलब ये है कि उस समाज की बनावट कैसी है। अगर हम ग्रामीण समाज के अनुसार अगर बात करें तो ग्रामीण समाज में कैसे परिवार हैं, उनके वैल्यूज़ क्या हैं, उनके नॉर्म्स क्या हैं, मतलब कि उनके प्रतिमान क्या हैं, उनके आदर्श क्या हैं, उनके संस्कार क्या हैं, उनकी घरों की बनावट कैसा है, उनका परिवार कैसा है, उनके विचार कैसे हैं, उनके आपसी संबंध कैसे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, ये सभी सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, यानी सामाजिक संरचना का ये निर्माण करते हैं। तो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण सामाजिक संरचना की का अध्ययन किया जाता है। अगर गाँवों में ही हम देख लें तो अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र पे बसा हुआ गांव है भारत में तो उसकी बनावट अलग हो सकती है। कोई मैदानी भाग में है उसकी बनावट अलग हो सकती है। कोई अगर तटीय क्षेत्र में है तो उसकी बनावट, उसके विचार अलग हो सकते हैं। तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी कई विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं। तो इसी का अध्ययन हम ग्रामीण समाज शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं सामाजिक संरचना तो इसका अध्ययन करते हैं। जो तीसरा टॉपिक है वो है ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं, यानी कि अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो हम देखते हैं कि हर समाज में कुछ नियम कायदे होते हैं, जैसे परिवार बनाना। तो अगर परिवार बनाने की बात है तो परिवार कैसे बनेगा, तो हमारे भारतीय समाज में ऐसा कहा गया है कि पहले आप शादी करेंगे तो एक परिवार का निर्माण करेंगे, एक मेल फीमेल का विवाह होगा और फिर जब उसकी बच्चे होंगे तो फिर वो मिलके फैमिली कहलाएंगे। हालांकि जब हम परिवार पढ़ेंगे तो परिवार किसे कहते हैं ये विस्तार से पढ़ेंगे, कई सारे डेफिनेशंस हैं इसके, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह से कोई भी कार्य करने का हमारे समाज में या कोई अन्य समाज में कुछ जनरीतियाँ बनाई जाती हैं, कुछ प्रथाएं बनाई जाती हैं, कुछ रूढ़ियाँ या रीति रिवाज या कानून बनाए जाते हैं। हर कार्य को करने का एक तरीका दिया जाता है और ये तरीका अगर धार्मिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, शैक्षणिक कार्य है, आर्थिक कार्य है, राजनैतिक, पारिवारिक, कोई भी कार्य हो सकता है, उसको करने का एक तरीका होता है। तो ये जो समाज के द्वारा जो मान्य जो विधियां होती हैं, जिसको यूज़ करते हुए, जिन विधियों को यूज़ करते हुए हम ये कार्य को पूरा करते हैं, उसी को हम संस्था कहते हैं, सामाजिक संस्था। ठीक है, तो इसका अध्ययन तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सी सामाजिक संस्थाएं होती हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। चौथा जो टॉपिक है वो है ग्रामीण सामाजिक समूह, यानी रूरल सोशल ग्रुप। ये इसका चौथा विषय क्षेत्र है। मानव जो है उसको जीवन जीने के लिए कई सारी बेसिक नीड्स होती हैं मानव की, जैसे कि भोजन है, इमोशनल अटैचमेंट है, कपड़ा है, घर है, अगर छोटा बच्चा होता है तो उसको केयर की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं। तो इसका जो फुलफिलमेंट है वो व्यक्ति अकेले रह करके नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति ग्रुप बना करके अपने उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई छोटा बेबी है तो उसका केयर कौन करेगा। तो जैसे कि फैमिली का जब हम निर्माण करते हैं तो उसकी जो माता होती है उसको कई दायित्व दिए जाते हैं कि हाँ, जब बेबी पैदा होता है तो उसके बाद टेक केयर उसका मदर करती है, और जो उसके आर्थिक ज़रूरतें होती हैं वो उसके पिता करते हैं। हालांकि अब समाज परिवर्तित हो चुका है और समाज में सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, तो अब ये फुलफिलमेंट माता पिता में से दोनों लोग कर सकते हैं, लेकिन वो नीड आपको पूरा करना ही होता है जीवन जीने के लिए।
तो उसके लिए हम समूह बनाते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपटीशन का कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है तो वो अपना फ्रेंड सर्किल भी वैसा खोजता है जहाँ पे उसके नीड्स को पूरा हो सके, यानी कि बीपीएससी का जानकारी मिल सके कि हाँ इस एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या वैसा ही वो कोचिंग ज्वाइन करता है। या फिर अगर जिसका टारगेट यूपीएससी है या जिसका टारगेट मास्टर्स है या नेट जेआरएफ है, तो वो वैसा सर्किल अपना खोजता है। तो क्यों खोजता है? क्योंकि उसको अपने नीड्स के लिए फुलफ़िल करने के लिए उसको जानकारी चाहिए होता है, उसको सपोर्ट चाहिए होता है। तो हम लोग वैसे ग्रुप में शामिल होते हैं। तो इसी तरह से समाज में कई सारे समूह हैं, जैसे कि नातेदारी हो गया, धार्मिक समूह हो गया, सांस्कृतिक समूह हो सकता है, राजनैतिक समूह हो सकता है, जाति पंचायत हो सकता है या ग्राम पंचायत हो सकता है। ये सभी ग्रुप के उदाहरण हैं जिनके थ्रू मनुष्य जो है उसका सदस्य बनता है और अपने नीड्स को पूरा करता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी ये ग्राम पंचायत हो गए या जाति पंचायत हो गए या फिर धार्मिक समूह हो गए, कई सारे वहाँ समूह पाए जाते हैं, उनका अध्ययन हम लोग करते हैं इसमें। इसके बाद 5वां जो विषय क्षेत्र है वो है ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं, यानी रूरल सोशल प्रोसेसेस। एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, फेमस सोशियोलॉजिस्ट स्मिथ, उन्होंने कहा है कि समाज में 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। पहला संगठनात्मक, दूसरा विघटनात्मक। मतलब कि एक जो होता है मिलजुल कर जोड़ने वाला होता है और दूसरा जो होता है वो तोड़ने वाला होता है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव हो सकता है कोई भी प्रक्रिया। तो जैसे कि मान लो अगर जोड़ने वाला में बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि सहयोग का ज़रूरत होता है, एकीकरण का ज़रूरत होता है। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव का देखें या अलग करने वाले प्रोसेसेस को देखें तो संघर्ष हो सकता है, कोई कंपटीशन है, या जैसे जॉइंट फैमिली का ही न्यूक्लियर फैमिली में टूटना हो गया। सोशोलॉजिकल एग्जाम्पल आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है या फिर अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र भी क्या है, अब सब अर्बन बन रहा है या फिर अर्बन बन रहा है, तो ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं ये सारे चीज़ भी हम इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं कि उसमें व्यक्ति का या समूह का मतलब वो ऐसा क्या करता है या क्या कर रहा है जिसके कारण नहीं, मतलब ये सारी जो प्रोसेसेस हैं व्यक्ति क्या करता है या समूह उसका क्या रोल है इसमें, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। अगला जो है वो है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, यानी रूरल सोशल चेंज। तो जैसे कि अभी मैंने बोला तरह तरह की चीज़ें हो रही है, जैसे संस्कृतिकरण हो रहा है या अर्बनाइजेशन हो रहा है। सरकार तो अब कई सारी स्कीम्स भी ला रही है, जैसे औद्योगिकीकरण हो गया या कम्युनिकेशन या यातायात के कई साधनों का विकास हो रहा है। नए तरह के व्यवसाय खुल रहे हैं या एजुकेशन में नए नए कोर्सेज खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये सब जो है हमें हमारे समाज को परिवर्तित कर रहा है। तो समाज में आने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया जाता है और इसी परिवर्तन को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित कोई परिवर्तन आ सकता है, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आ सकता है, जाति में परिवर्तन आ सकता है, जाति के स्वरूप में या फिर परिवार के स्वरूप में। तो इन सारे परिवर्तनों को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। तो इसका इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे रूरल सोशल प्रॉब्लम्स। ये भी एक विषय वस्तु है ग्रामीण समाजशास्त्र का। तो ग्रामीण जैसे अर्बन एरियाज़ में
कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उदाहरण के लिए कृषि से ही संबंधित देख लो, या फिर जाति से संबंधित देख लो, या फिर राजनीति से संबंधित, या फिर महिलाओं की स्थिति से संबंधित। बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं गरीबी के वजह से। महिलाओं पे कई तरह के प्रतिबंध हो सकते हैं, उनको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, या फिर खेतों में काम कर रही हैं, घर पे भी काम कर रही हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है या उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। तो कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, है ना। समाज में भी हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकती हैं, विचारों से संबंधित हो सकती हैं। जैसे स्कूल नहीं है, या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, कई सारी समस्याएं हो सकती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि सिम्स, जो कि एक इन्हीं पे इनका स्टडी है, वो कहते हैं गांवों में रहने से उत्पन्न समस्या या अनेक समस्याओं को ही सामान्यतः ग्रामीण समाज शास्त्र की विषय वस्तु को माना गया है। यानी कि जो स्मिथ हैं वो मतलब मेनली रूरल सोशल प्रॉब्लम्स को ही रूरल सोशियोलॉजी का विषय वस्तु मानते हैं। जैसे कि इन्होंने कुछ प्रमुख समस्याएं गिनाई हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ऋण, निम्न जीवन स्तर, कुपोषण, बीमारी, जनसंख्या की वृद्धि और कई सारे क्षेत्रों में पिछड़ापन। 8वां पॉइंट जो है वो है ग्रामीण नगरीय संबंध, रूरल अर्बन रिलेशनशिप। ये भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र के बारे में देखें तो एक्चुअली में ये लोग एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई उद्योग है शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में उद्योग अगर है तो उसका जो रॉ मटेरियल वगैरह है या कच्चा माल जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से आता है? वो तो ग्रामीण क्षेत्र से आता है। तो और अगर शहरों में बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो गाँवों में बिकने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर गाँव में कोई किसान है, उसको हाइल्ड का बीज चाहिए तो वो शहर से जाकर लेके आता है, या खेती के लिए कोई मशीन है तो वो शहर से लेकर आता है। और उसी तरह से जब शहरों को चाहिए होता है कच्चा माल तो वो गांव से लेकर आते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। तो सिम्स लिखते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति के बीच अंतःक्रियाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र अनेक आवश्यकताओं के लिए शहर पर निर्भर करते हैं और नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों पर। तो इस प्रकार से ग्रामीण एवं नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र है। 9वां जो पॉइंट है वह है ग्रामीण जनसंख्या, यानी रूरल पॉपुलेशन। जैसे कि जनसंख्या की संरचना कैसी है, इसका घनत्व कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, जन्म मृत्यु दर क्या है, आयु संरचना क्या है, रहन सहन कैसा है, उनका व्यवसाय कैसा है, उनका जाति धर्म भाषा क्या है। ये सब वहाँ के जो पॉपुलेशन की जो विशेषताएं हैं वो हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। सोशियोलॉजिस्ट चितांबर बोलते हैं, जनसंख्या का अध्ययन ग्रामीण समाज के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। जनसंख्या मानव के व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। चैपलिन भी बोलते हैं, चैपलिन एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो भी बोलते हैं कि ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या का ही अध्ययन है। इसका जो आखिरी और जो 10th पॉइंट है वो है ग्रामीण पुनर्निर्माण, यानी रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ये भी इसके अंतर्गत
आता है और इसके अनुसार ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए सरकार जो है वो कई सारी योजनाएं चला रही है और कई सारी स्कीम्स चला रही है। तो चार्ल्स हॉफर लिखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र अन्य सभी विज्ञानों के समान किसी आवश्यकता के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुछ समस्याएं थी ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको स्टडी करने के लिए, उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ही जो पढ़ाई की जाने लगी, तो परिणाम स्वरूप रूरल सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट ही निकल कर आ गया। फेमस सोशियोलॉजिस्ट, ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम है AR देसाई। ये कहते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना है। आगे ये बोलते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण कार्यकर्ताओं को ग्रामीण समस्याओं के यथार्थ विश्लेषण में सहायता करेगा और आगे उन्हें समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त उपचार करने या कार्यक्रम बनाने के योग्य बनाएगा। यही कुछ इस तरह की बात जिमरमैन भी करते हैं, वो भी एक समाजशास्त्री थे। तो वो भी ऐसा लिखते हैं कि भूतकाल में ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने सुधारों की योजनाओं पर पहले ध्यान दिया था, उनसे संबंधित सिद्धांतों का निर्माण बाद में किया गया। तो कंक्लूडिंग पार्ट इसका ये है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं होती हैं उनका स्टडी करना, उनके कारणों को खोजना और कैसे किस डायरेक्शन में हम लोग क्या कार्य करेंगे कि उसका हल निकल जाए, ये सब जो अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये मेरे ख्याल से अब डिस्कस हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।